तो प्रीवियस क्लास का थोड़ा बहुत याद है? क्या क्या इक्वेशन बना था बताओ, कहाँ से शुरू होता है? हम्म प्लस एनर्जी निकले, उसके बाद पहले वो तीन था हमारे पास। हम्म क्या क्या निकला था? हम्म प्रेजेंट ऑक्सीजन में क्या क्या निकला था? हम्म हाँ, एनर्जी दो बार क्यों निकल होगी फिर? और एक H2O वाटर निकलेगा। देन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पे हम्म इथेनॉल और एक एनर्जी। देन लैग ऑफ ऑक्सीजन पे एक एसिड था प्लस एनर्जी, ठीक है। और लैग ऑफ ऑक्सीजन जो किसमें कहाँ पे होता है, मतलब उसको कैसे याद रखे थे? मसल्स में, हाँ क्रैम्प से याद रखना है, ठीक है। और कौन सा किसका कितना कार्बन होता है बताओ? ग्लूकोज में बताओ। उसके बाद पायरुवेट में 3। देन कार्बन ऑक्साइड डाइऑक्साइड हुआ था ऊपर, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड में एक ही तो कार्बन है कि नहीं? और सेकंड में इथेनॉल था 2। और नेक्स्ट लैक्टिक एसिड में 3। तो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या था? पहले ग्लूकोज का क्या होता है? नहीं पूरा बताओ। हाँ पायरुवेट का O3। देन इथेनॉल का हम्म हाँ H5OH, ठीक है। उसके बाद लैक्टिक एसिड का क्या था? बताओ लैक्टिक एसिड का H3 H6, हाँ सही है, C3H6। ग्लूकोज का हाफ होता है, याद रखना, ठीक है। ओके, तो आज हम देखेंगे ह्यूमन में कैसे ब्रीदिंग होता है या फिर रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो ब्रीदिंग रेट ऑफ ह्यूमन बीइंग मतलब क्या समझ रहे हो? ब्रीदिंग रेट मतलब क्या, कितने टाइम्स हम ब्रीथ कर रहे हैं। जैसे हमारा हार्ट रेट होता है कि नहीं? हार्ट रेट होता है कि नहीं? 1 मिनट पे 72 होता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से ब्रीदिंग ब्रीदिंग का भी हमारा रेट होता है, ठीक है ना। तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का अगर हम देखेंगे तो ब्रीदिंग रेट होता है 12 to 18, मतलब पर मिनट इतना ब्रीथ करेंगे हम। और वन ब्रीथ किसको बोलेंगे बताओ? एक ब्रीदिंग किसको बोलेंगे? सिर्फ इनहेल को, सिर्फ एक्सहेल को, या फिर इनहेल एक्सहेल दोनों को? एक बार अगर इनहेल एंड एक्सहेल हो रहा है उसको वन ब्रीथ हम बोलेंगे। समझ में आया? तो टोटल मतलब एवरेज ह्यूमन बीइंग में ब्रीदिंग रेट कितना होता है? 12 to 18 होता है, याद रखना। ब्रीदिंग रेट ह्यूमन कितना होता है? 12 to 18 होता है। और ब्रीदिंग रेट किसको बोलेंगे? इनहेल प्लस एक्सहेल, ठीक है, पर मिनट। ओके, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, इसको हम वन मतलब ब्रीदिंग रेट बोलते हैं। ओके, और वन ब्रीथ मतलब ये टोटल को वन ब्रीथ बोलते हैं, याद रखना। ओके, इसमें ऐसे लिखो, यहाँ पे इसको मत लिखो, लिख लियो तो काटो मत, ठीक है ना। नेक्स्ट नीचे लिखो, काटो मत, नीचे लिखोगी नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट, ठीक है। और इसके सामने बस नंबर ऑफ लिख लो। ओके, काटो मत उसको।
इसके सामने नंबर ऑफ ब्रीथ, मतलब वही हो गया ना, इनहेल और एक्सहेल तो एक ब्रीथ होता है कि नहीं? और इनहेल प्लस एक्सहेल क्या होता है? 1 ब्रीथ होता है, याद रखना। 1 इनहेल और 1 एक्सहेल मिला के 1 ब्रीथ होता है। ओके, चलो अभी चलते हैं हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। कैसे करते हैं हम रेस्पिरेशन, बताओ बताओ, रेस्पिरेशन हम कैसे करते हैं? नोट्स है, लेकिन पूरा प्रोसेस हमें पढ़ना है अभी, ठीक है? तो जैसे हमारा ह्यूमन में न्यूट्रिशन या फिर डाइजेशन हो रहा था, उसी तरीके से इसमें भी एक प्रोसेस पूरा रहेगा। तो हमारा रेस्पिरेशन, जैसे कि डाइजेशन हमारा शुरू कहाँ से हो रहा था? बुकल कैविटी या फिर माउथ से शुरू हो रहा था, वही तो सेम चीज है ना दोनों, ठीक है? तो अभी हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो शुरू होगा हमारा नोस्ट्रिल से, जो हमारा होल्स है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? नोस्ट्रिल बोलते हैं। उसके बाद जाएगा कहाँ पे? नेसल बेसल में आएगा, वही मतलब गैप जो है। उसके बाद जाएगा माउथ के थ्रू जाएगा फेरिंग्स पे, उसके बाद लेरिंग्स आएगा, उसके बाद ये यहाँ पे जो हमारा जो थोड़ा मतलब क्या स्मूथ बोन जैसा लग रहा है हाथ पे, वो क्या हो गया हमारा? ट्रैकिया बोलते हैं उसको, है कि नहीं? वो जहां से हमारा साउंड निकल रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं? लेरिंग्स बोलते हैं, साउंड बॉक्स वो हमारा हो गया, ठीक है ना? ट्रैकिया को बोलते हैं विंड पाइप बोलते हैं, जैसे कि वहां पे फूड पाइप हमारा ओएसोफेगस, दोनों एक नहीं है, अलग अलग है, याद रखना, वरना दिक्कत हो जाएगा। खाना खाते टाइम तुम सांस तो लेते हो ना, है कि नहीं? सांस तो लेना बंद नहीं करते, तो दोनों अलग अलग होता है, वरना तुम खाना खाते टाइम हवा तो नहीं जा सकता ना, है कि ना? अगर एक होता, क्योंकि उसके पीछे हमारा ओएसोफेगस और एक है, ठीक है ना? तो उसके सामने जो है हमारा विंड पाइप बोलते हैं उसको, और दूसरा नाम क्या है? ट्राकिया है, ठीक है, याद रखना। देन आएगा हमारा, ये डिवाइड होगा, लंग्स में जाएगा फिर, ठीक है ना? तो लंग्स में जाता है तो उस पार्ट को क्या बोलते हैं बताओ? पढ़ चुके हो, स्कूल स्कूल में तो खत्म हो चुका है, बताओ तुम्हारा नहीं हुआ है? तो न्यूट्रिशन बस खत्म हुआ है। अच्छा अच्छा, सुन। हम्म। तो यहाँ पे जो हमारा लंग्स होता है ना, ये लिख लिया, इरेज करो इसको, ये हो गया। चलो, नहीं, डायफ्रागम कौन क्या है? ये हमारे दोनों लॉन्ग्स के नीचे जो ये एक पीस है, समझ में आ गया ना? फिर होता है ना यहाँ पे एक बोन, एक रिप्स, रिप्स के नीचे जो हमारा एक बोन है, ऐसे ऐसे रिप्स है ना, बोन्स के नीचे हमारा जो ऐसा रिप्स है, ऐसे रिप्स हुआ है ना, है कि नहीं? इसके नीचे जो बोन है, ये हो गया हमारा डायफ्रागम, ठीक है? तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जो ट्रैकिया हमारा आया था, उसके बाद से डिवाइड होकर लंग्स में जाएगा, है कि नहीं? ये जो ट्रैकिया आया है ये फिर डिवाइड होकर लंग्स में जाएगा ना हमारा। तो यहाँ से जो डिवाइड हुआ है उस पार्ट को क्या बोलते हैं? उस पाइप को ब्रोंकी कहते हैं। उसके बाद और फिर वो डिवाइड होता हुआ जाएगा, ठीक है? उसको अगर मैं अच्छे से ड्रॉ करूं, देखो ऊपर ऊपर से हम पहले जान लेते हैं कि सिस्टम काम कैसे करता है, उसके बाद हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसका कैसा होता है? पहले आया ये, ओके, ये तो एक बार डिवाइड होगा, ओके, ये लंग्स में एंटर हुआ, है ना? उसके बाद फिर ये क्या होगा? और ऐसे ऐसे डिवाइड होता हुआ जाएगा, जैसे कि हमारे रूट्स जैसे होते हैं, समझ में आया? हमारे रूट्स जैसे होते हैं, ऐसे ये डिवाइड होता हुआ जाएगा, ओके? और यहां पे हमारा क्या? लंग्स रहेंगे, ओके? ये रॉफ डायग्राम ड्रॉ किया है, बुक में देख सकते हो, सही से तुम्हें पता लग जाएगा, ओके? ठीक है, तो ये जो सबसे बड़ा वाला पार्ट है, ये यहां से जो डिवाइड हुआ है, ये तो हो गया ट्राकिया हमारा, ओके? उसके ऊपर रहेगा लेरिंग्स, जो हमारा साउंड बॉक्स है, यहाँ पे है, एडम्स एप्पल बोलते हैं उसको, है कि नहीं? उसके ऊपर फिर फेरिंग्स रहेगा, उसके बाद फिर रहेगा, अगर पीछे तरफ जाएंगे तो नोस्ट्रिल और जो हमारा नोजल वेसल्स है, ठीक है ना? तो उसके नीचे ये हो गया ट्राकिया, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? ये जो डिवाइड हुआ है ब्रोंकी बोलते हैं, ठीक है? इसके बाद ये छोटे छोटे डिवाइड हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है,
ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन इसके एंड में क्या होता है, ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। सैक मतलब समझ रहे हो ना, सैक लाइक स्ट्रक्चर। और कहां पे था सैक लाइक स्ट्रक्चर, कहीं पे पढ़े थे क्या सैक लाइक स्ट्रक्चर वार्डिंग? न्यूट्रिशन में कहीं पे पढ़े थे क्या? न्यूट्रिशन में कहीं पे पढ़े थे क्या सैक लाइक स्ट्रक्चर? स्टोमक में था। हमारा स्टोमक क्या होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि फूड एंटर हुआ तो वो क्या होता है, एक्सपांड होता है, पढ़े थे ना ये, है कि नहीं? अगर फूड नहीं है तो वो क्या, स्क्वीज हो जाता है, ठीक है। चलो, तो ये होता है हमारा सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है। मतलब ये, मतलब ऐसे जो गैप होता है जो कि एयर को कैप्चर करता है लास्ट में, सबसे लास्ट में। ओके, तो टोटल हमारा अगर देखेंगे तो पहले आ गया हमारा नोस्ट्रिल्स, ओके। उसके बाद जो नजल वेसल्स आएंगे, उसके बाद क्या आएगा, पहले फेरिंग्स, ओके। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो साउंड बॉक्स आता है उसको बोलते हैं क्या, लेरिंग्स बोलेंगे, ओके। देन आएगा ट्राकिया, देन आएगा ब्रोंकी, देन आएगा ब्रोंकियोल्स, एंड आएगा एल्वेली। सबसे लास्ट वाला पार्ट कौन सा होता है, एल्वेली होता है। तो हमारा जो गैस एक्सचेंज होता है, हम इनहेल करते हैं क्या, एयर करते हैं, लेकिन हमारा जरूरत क्या है, ऑक्सीजन का जरूरत है कि नहीं? और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैस होता है ये होता है एल्वेली में, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैस होगा, ठीक है। और बाकी बस क्या है, हमारा जो विंड को अंदर लाने का काम कर रहा है वे है, ठीक है ना। और मेन इंपॉर्टेंट चीज है हमारा एल्वेली, ठीक है ना। जो स्मोकिंग करने से दिक्कत कहाँ होता है, स्मोकिंग करने से क्या होगा, ये जो एल्वेली है ये बहुत मिलियंस ऑफ नंबर होता है, लेकिन रिगोरस स्मोकिंग की वजह से या फिर लॉन्ग टाइम स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, ये एल्वेली धीरे धीरे खत्म होता हुआ जाता है, वो क्लोज हो जाता है ड्यू टू डस्ट पार्टिकल या फिर जर्म जमा होकर। क्योंकि अगर देखो स्मोकिंग क्या होता है, हॉट पार्टिकल मतलब हॉट एयर को हम अंदर लेते हैं, है कि नहीं? तो क्या होगा, थ्रू आउट द जो हमारा जो वे है उसमें जितना भी जर्म्स को मारने का चीज होता है या फिर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है ताकि डस्ट पार्टिकल अंदर ना जाए, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो तुम जो डायरेक्ट नोस्ट्रिल से जाओगे वो अभी कैसा होगा, पूरा डस्ट वगैरह जर्म वगैरह सब अंदर जाएंगे, अभी अंदर जाए क्या होगा, यहाँ पे सब कुछ डस्ट जमा हो जाएगा, क्योंकि इससे यहाँ पे पूरा होल नहीं होता है कि डस्ट पार्टिकल क्रॉस हो सके। समझ में आया कि नहीं? इसी वजह से यहाँ पे सभी डस्ट पार्टिकल्स मतलब क्या जमा हो जाएंगे। देन धीरे धीरे क्या होगा, ये एल्वेली क्या होगा, बंद होता हुआ जाएगा। तो अगर जितना हमें अभी दिखाई दे रहा है, अगर कुछ दूसरे एक दूसरे पर्सन का एल्वेली यहाँ पे ऐसे 5 एल्वेली बंद हो गया सपोज, ओके, तो मुझे बताओ अभी वो क्लियरली क्या मतलब ब्रीदिंग कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है ना। तो स्मोकिंग की वजह से यही दिक्कत होता है, डस्ट पार्टिकल आएगा, ठीक है ना, वो कहाँ पे जमा हो जाएगा, यहाँ पे जमा हो जाएगा, और यहाँ पे जमा होने की वजह से ऑक्सीजन यहाँ तक तो पहुंचेगा लेकिन वो एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा मेन एक्सचेंज ऑफ गैस कौन सा है, ये एल्वेलीज जो है, समझे? तो स्मोकिंग वजह से दिक्कत क्या होता है, ओके। इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, बस अभी मैं ओवरऑल आइडिया तुम्हें दे दिया कैसे होता है, ठीक है। रॉफ डायग्राम तुम ड्रॉ कर सकते हो इसको, या फिर बुक से एक बार रॉफ डायग्राम ड्रॉ कर लो ताकि दिमाग में रहे। यहाँ पे भी वही, एयर जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा ये एल्वेली, क्योंकि ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है ना, है कि नहीं? तो जैसे हम एयर को इनहेल करेंगे ये एक्सपांड हो जाएगा, जैसे हम एक्सेल करेंगे ये स्क्वीज हो जाएगा, याद रखना। नहीं, ओपन, और इसीलिए तो दिक्कत होता है ना, यही दिक्कत होता है, वो ओपन नहीं हो सकता, फिर वो नहीं है, इसीलिए वो उनका लंग्स डैमेज होता है धीरे धीरे। इसीलिए देखना, अगर अगर कोई है जैसे बड़ा कोई स्मोकिंग कर रहा है तो वो क्या रहता है, ज्यादातर टाइम ना वो उनको कफ रहता है, या फिर थोड़ा बहुत फिजिकल वर्क करने के बाद क्या होता है, वो मतलब क्या, उनको ज्यादा ही ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है कि नहीं? जैसे कि हम जितना फिजिकल वर्क कर पाएंगे
वो उतना नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनका एल्वेली इतना ओपन नहीं है। अगर ये ओपन नहीं है कि नहीं, तो ऑक्सीजन किसके थ्रू पाएंगे? वो इसके थ्रू नहीं पा सकते। अगर हमारा सब कुछ क्लियर है तो जितना ऑक्सीजन हम ले पाएंगे विद रिस्पेक्ट टू अस, जो स्मोकिंग कर रहा है वो क्या करेगा? वो कम ले पाएगा ऑक्सीजन। तो उनको क्या होगा? जल्दी जल्दी लेना पड़ेगा, तो फिजिकल वर्क तो कम हो जाएगा ना उनका, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो एनर्जी कहाँ से बनेगा? एनर्जी नहीं बन रहा है तो हम फिजिकल वर्क कहाँ से करेंगे? है कि नहीं? समझ में आया ना? तो हम अगर मतलब नॉर्मल जो ह्यूमन है विदाउट जो स्मोकिंग, जितना फिजिकल वर्क कर सकता है, एक स्मोकिंग पर्सन उतना नहीं कर सकता, क्योंकि ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ एल्वेली। ठीक है, ब्लॉकिंग हो गया तो ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। ऑक्सीजन नहीं हुआ तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से कम एनर्जी उसका बनेगा। कम एनर्जी बन रहा है तो कम फिजिकल वर्क भी कर पाएगा, है कि नहीं? जल्दी वो क्या हो जाएगा? टायर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं फिर अभी एक्सचेंज ऑफ गैस कैसे होता है एल्वेली में। इसका शेप देखेंगे और कैसे एक्सचेंज होता है हम देखेंगे। ओके, तो एल्वेली का शेप होता है ऐसा। ठीक है, ये जो एंड पार्ट है ये ऐसा होता है। ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, ध्यान रखना। तो इसमें कैसा काम करता है देखो, अभी यहां पे ऑक्सीजन आएगा ऐसे और जाएगा क्या? क्या जाएगा बाहर? क्या जाता है? CO2 जाएगा बाहर। ठीक है, ओके। तो ये तो अंदर आया CO2, लेकिन ब्लड में मिल कैसे रहा है? देखो, ये जो एल्वेली है ना, इसके पास में जैसे कि हमारा इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विली निकल रहा था उसमें ब्लड वेसल लगा हुआ रह रहा था, जिसके वजह से एब्जॉर्ब फूड ब्लड वेसल के थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट हो रहा था, याद है? तो उसी तरीके से ना इसके पास में भी क्या होता है, ऐसे हमारा ब्लड वेसल लगा हुआ जाता है। ठीक है, ऐसे ब्लड वेसल जाएगा। यहां से थोड़ा थिक बनाता हूं ताकि तुम्हें समझ में। यहां से ऐसे ब्लड वेसल जाएगा। ओके, तो अभी क्या आया? यहां पे जैसे ही ऑक्सीजन आ गया, डिफ्यूजन क्या होता है? हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन वो मूव करेगा। डिफ्यूजन समझ में आ रहा? डिफ्यूजन प्रोसेस, डिफ्यूजन क्या होता है? हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन को मूव करने को डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे कि हमारा पानी, अगर पानी दो टैंक में अगर पानी भर देंगे और दोनों में कनेक्ट कर लेंगे तो ऑब्वियसली जहां पे हाई ज्यादा पानी होगा वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे जैसे कि सेम हो जाएगा दोनों तरफ तो स्टॉप हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा, है कि ना? तो ये होता है डिफ्यूजन। तो यहाँ पे भी वही होगा। कैसे? देखो, अभी यहाँ पे जो ब्लड है, ब्लड ऐसे आया है और जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये जो आया है इसमें कैसा ब्लड होगा? CO2 की O2। ये एल्वेली से पहुंचने से पहले इसमें क्या होगा? कैसे O2 कहां से आएगा? है कि नहीं? विदाउट एल्वेली, एल्वेली से बिना क्रॉस हुए, ठीक है ना, एल्वेली से बिना क्रॉस हुए उसमें O2 जाएगा कैसे? क्योंकि हमारे एक ही मतलब पार्ट, बॉडी पार्ट है जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन को ले सकते हैं, है कि नहीं? तो यहां पे हमारा मोस्ट ऑफ द केस क्या होगा? CO2 रहेगा। समझ में आया? जैसे यहां पे आया, यही तो CO2 यहां पे आएगा ना। चीजों को समझो, ये CO2 क्या होगा? यहां पे आएगा। जैसे यहां पे आया, मुझे एक चीज बताओ, हम इनहेल कर रहे हैं, हम इनहेल करते टाइम क्या होगा? यहाँ पे O2 है, तो यहाँ पे इनहेल करते टाइम CO2 ज्यादा होगा कि O2 ज्यादा होगा? इनहेल करते टाइम इस पार्ट पे, ये हमारा एल्वेली है ना, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे CO2 ज्यादा होगा कि O2 ज्यादा होगा? इनहेल करते टाइम यहाँ पे O2 ज्यादा होंगे, और CO2 यहाँ पे ज्यादा है क्योंकि वो यहाँ से जाके बॉडी से यूज होके आ रहा है। इतना समझ में आया ना? हम यहाँ से इनहेल कर रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इनहेल, और ये हो गया हमारा एक्सेल। ध्यान में रखो, ये हम इनहेल करके ला रहे हैं, और ये जो CO2 आ रहा है बॉडी से यूज होके, जो एनर्जी बनने के बाद CO2 H2 और एनर्जी निकलता है कि नहीं हमारे पास, तो ये CO2 हमारे पास आया अभी।
अभी यहां से ऑक्सीजन यहां पे पहुंचा, यहां पे पास में पहुंचा, और यहां से ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे पहुंचा है। तो अभी डिफ्यूजन कैसे होगा? ऑक्सीजन कहां पे ज्यादा है दोनों में से, मुझे बताओ, ऊपर में या नीचे में? एल्वेली में ज्यादा है कि इसमें ज्यादा है? ये क्या है हमारा? ब्लड वेसल। ओके, और ये क्या है हमारा? एल्वेली। इतना क्लियर है? तो मुझे बताओ, ऑक्सीजन ये ऊपर ज्यादा होगा कि नीचे ज्यादा होगा? इनहेल करते टाइम ऊपर ज्यादा रहेगा ऑब्वियसली, है कि नहीं? तो डिफ्यूजन क्या होता है? हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करेगा। तो यहां पे जितना ऑक्सीजन है यहां पे कम होगा ऑब्वियसली, है कि नहीं? तो ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन के थ्रू यहां पे पास हो जाएगा, डिफ्यूजन। लेकिन अभी जो यहाँ पे ब्लड मिल रहा है पीछे से आके, इसमें क्या है हमारे पास? CO2 ज्यादा है। तो यहाँ पे CO2 ज्यादा है और यहाँ पे हमारा CO2 कम है। तो CO2 कहां पे जाएगा? ब्लड वेसल से एल्वेोली में चला जाएगा। इन व्हिच प्रोसेस? डिफ्यूजन प्रोसेस। क्योंकि ब्लड वेसल में CO2 का कंसंट्रेशन अभी हाई है, क्योंकि वो यूज होके आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां से क्या हो जाएगा? CO2 जाएगा डिफ्यूजन के थ्रू, और यहाँ पे ये O2 आ गया डिफ्यूजन के थ्रू। ये होता है एक्सचेंज ऑफ गैस। बताओ, अच्छे से देखो एक बार, समझ में आया कि नहीं मुझे बताओ, फिर एक्सप्लेन करूंगा और एक बार बनना। अभी ये हमारे पास चला गया CO2, तो ये एक्सेल होके एल्वेओली से बाहर निकलेगा, ठीक है ना? कल हमने देखे थे बाहर निकलने के बाद कहां जाएगा? फिर ये ब्रोंक्यूल्स में जाएगा, ब्रोंक्यूल्स के बाद ब्रोंकी में, देन ट्राकिया, लेरिंग्स वेरिंग्स होके नोस्ट्रिल के थ्रू हम बाहर निकालेंगे, एक्सेल करेंगे। कल हमने डायग्राम ड्रॉ किया था ना, नोज से होके आता है फिर नोज से निकलता है, डायग्राम ड्रॉ किया था, है कि नहीं? तो ये चीज, ये एल्वेओली में कैसे गैस एक्सचेंज होता है वो पहले देखो, देन विल प्रोसीड। बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ, और एक बार मैं एक्सप्लेन करूँ, ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट है ये। तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कहां पे ज्यादा होता है? ब्लड वेसल की एल्वेओली? ब्लड वेसल, तभी ना वो डिफ्यूजन होके जा पा रहा है। यस और नो? देन वहां पे क्या पूछेंगे? ब्लड, ये जो एक्सचेंज ऑफ गैस होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन होता क्या है? किसी भी चीज, अगर फ्लूइड चीज हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अगर जा रहा है तो उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है कॉन्सेप्ट में? कोई डाउट है तो पूछो, एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हमारे साइट ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, सॉरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस किसको बोलेंगे? एल्वेओली। जैसे कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या था हमारा? क्लोरोप्लास्ट। उसी तरीके से साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस क्या हो गया हमारा? एल्वेओली, याद रखना। या फिर एल्वेओलर सैक भी बोलते हैं इसको। तो उसी सेम तरीके का नाम आए तो कंफ्यूजन नहीं होगा ना, वही एल्वेओली के आसपास ही कुछ नाम होगा। तो यहां पे क्या होता है, देखो यहां पे तो गैस एक्सचेंज हो पा रहा है, लेकिन डस्ट पार्टिकल क्यों एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उसका उतना स्पेस नहीं रहता है। समझ में आया? उतना स्पेस नहीं रहता है कि डस्ट पार्टिकल भी क्रॉस होके आ पाए, जिसके वजह से क्या हो जाएगा? डस्ट पार्टिकल, जो स्मोकिंग की वजह से डस्ट पार्टिकल क्या होगा, यहाँ पे स्टोर्ड होके रह जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा फिर। समझ में आया? यहाँ पे इसके वॉल में क्या होता है? सिंगल सेल रहता है, ऐसे ड्रॉ कर लो, ये सिंगल सेल रहता है, एक सिंगल सेल वॉल रहता है। एल्वेओली में ये हो गया हमारा सिंगल सेल वॉल। ओके, क्लियर है? डायग्राम देखो, डायग्राम बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? इंप्रेशन मार्किंग है वो, लॉन्ग मार्क, लॉन्ग टाइप में तुम्हें डायग्राम मस्ट इंक्लूड करना है, टाइम बचा के, वो तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क देगा, ठीक है?
इतना क्लियर है? चलो अभी एक एक पार्ट करके थोड़ा लिख लेते हैं। पहले हेडिंग दो लेरिंग्स करके। नोस्ट्रिल मतलब वही नाजल होल्स है, और नाजल क्या पैसेज मतलब वही जो हमारा ट्रैक गया है, ठीक है ना। वो तो कुछ लिखने का कोई वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं लेरिंग्स पे। LARI लेरिंग्स क्या होता है? वॉइस बॉक्स और साउंड बॉक्स, कोई एक लिख लो। लेरिंग्स हेडिंग लिख के लिखो नीचे वॉइस बॉक्स और साउंड बॉक्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में मेड अप ऑफ कार्टिलेज, मेड ऑफ यूपी ऑफ OF ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज पता है क्या है? एनी आइडिया? कार्टिलेज होता है ये जो बोन है हमारा, ईयर का जो बोन है, ये क्या है? बोन से सॉफ्ट है। ये हमारा जो बोन है या फिर ये जो नाक का जो ये क्या है? बोन से सॉफ्ट है लेकिन मसल से स्ट्रांग है कि नहीं? बोन से सॉफ्ट है ना, ये तुम्हारा ये वाला बोन बेंड हो सकता है क्या ये बीच से? लेकिन ये ईयर का बोन ऐसे बेंड हो रहा है ना, है कि नहीं? लेकिन हमारा जो मसल्स है, मसल्स क्या है? उतना इसके जैसा सॉफ्ट है, इससे भी ज्यादा सॉफ्ट है मसल्स हमारा। तो ट्रैकिया ऐसा होता है कि बोन से थोड़ा सॉफ्टर रहता है लेकिन मसल से थोड़ा हार्डर रहता है। तो वो बोन एंड मसल का बीच वाला पार्ट है, समझ में आ गया ना? तो हमारा ये लेरिक्स जो है ऐसे ही कार्टिलेज से बना है। जैसे कि ये वाला, ये पूरा हार्ड नहीं है, देखो ऐसे तुम हिला सकते हो, इसको ज्यादा मत हिलाओ, ठीक है? तो इसको धीरे धीरे करके तुम साइड बाय साइड कर सकते हो, है कि नहीं? लेकिन ये नाक का, इसको तुम ऐसे, ये ऊपर वाला पूरा जो बोन है उसको साइड नहीं कर सकते तुम, है ना? ये क्योंकि ये पूरा बोन है हमारा, लेकिन ये वाला हमारा कार्टिलेज है। इसको तुम थोड़ा स्क्वीज कर सकते हो या फिर साइड बाय साइड कर सकते हो। ओके, क्योंकि साउंड बॉक्स है ना, साउंड कैसे बनता है? वाइब्रेशन के थ्रू बनता है। अगर ये पूरा बोन हो जाएगा तो वाइब्रेशन कैसे होगा? कोई स्मूदर ऑब्जेक्ट होगा तभी ना वाइब्रेशन होगा। इसी वजह से ये क्या होता है? कार्टिलेज है इसमें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, कार्टिलेज का स्पेलिंग सही लिखे ना, CARTILAG, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट में, लोकेटेड अबव ट्रैकिया, लोकेटेड अबव ट्रैकिया, TRACHEA। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग दो ट्रैकिया करके, नेक्स्ट हेडिंग में ट्रैकिया करके लिखो। उसके साइड में ब्रैकेट में लिखो विंड पाइप, विंड पाइप, और इसोफेगस को फूड पाइप, ट्रैकिया को विंड पाइप। ओके, इसमें भी लिखो मस्कुलर ट्यूब, मस्कुलर ट्यूब। नेक्स्ट पॉइंट में सपोर्टेड बाय, फर्स्ट पॉइंट में मस्कुलर ट्यूब, नेक्स्ट पॉइंट में सपोर्टेड बाय रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, सपोर्टेड बाय रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। ये जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, अभी उसका शेप क्या होता है? सी शेप होता है। लिखो इंग्लिश अल्फाबेट C, वहां पे लिखो द शेप ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इज C शेप्ड, C शेप्ड होता है। मतलब इसको ब्रैकेट में तुम इनकम्प्लीट रिंग भी लिख सकते हो, हाँ उसी पॉइंट में या फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हो। C से मतलब इनकम्प्लीट रिंग भी होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में ये C शेप क्यों होता है? प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ एयर पैसेज, प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ एयर पैसेज। इनकम्प्लीट रिंग से, इनकम्प्लीट रिंग्स, रिंग मतलब पूरा राउंड, C से मतलब इनकम्प्लीट रिंग नहीं होगा। समझ में आएगा नहीं? एयर पैसेज कोलैप्स करने से प्रिवेंट करने के लिए ये ऐसा होता है, प्रिवेंट ऑफ कोलैप्स, सॉरी प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ एयर पैसेज, प्रिवेंट कोलैप्स, COLLAPSE ऑफ एयर पैसेज। ओके, देन एल्वेली हेडिंग करके लिखो, या फिर पहले से अगर वो डायग्राम के पास से स्पेस है तो लिख लो 2-4 पॉइंट। एल्वेली, फर्स्ट पॉइंट
साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, सेकेंड पॉइंट, balloon like expands when air enters, balloon like expands when air enters। ओके, देन वहीं पे कॉमा देके लार्ज सरफेस एरिया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, वन सेल कॉमा थिन वॉल्ड, वन सेल कॉमा थिन वॉल्ड WALLED एंड मॉइस्ट सरफेस MOIST सरफेस। मॉइस्ट मतलब, मॉइस्ट मतलब, मॉइस्ट मतलब क्या होता है, थोड़ा वेट रहेगा उसमें, WET नहीं, वेट मतलब जैसे ही वो मड होता है, मड क्या होता है, मॉइस्ट होता है ना, मॉइस्ट प्लेसेस, ठीक है ना, पूरा पूरा मतलब फ्लूइड नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा पानी रहेगा उसमें, उसको हम मॉइस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि रेनी सीजन में हमारा मोस्ट ऑफ द क्या अर्थ के सरफेस क्या होता है, सॉइल वगैरह मॉइस्ट रहते हैं, क्योंकि उसमें पूरा सॉलिड नहीं रहते, थोड़ा बहुत वाटर एब्जॉर्ब हुआ रहता है। समझ में आया? मॉइस्ट का सबसे इजी एग्जांपल है मड को याद रखना, ठीक है ना, मड होता है ना रेनी सीजन में, वही होता है मॉइस्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, richly supplied with, richly RICHLY, supplied with, supplied with network of, richly supplied with network of blood vessel, richly supplied with network of blood vessels। ओके, क्लियर है? एक फ्लो बनाओ, मतलब कल लिखे थे लेकिन आज थोड़ा लिख लेते हैं, ये तो हो चुका है ना, ये सब कुछ खत्म हो चुका है ड्रॉ, है ना। चलो एक फ्लो चार्ट बना देते हैं ताकि तुम्हारा सिंप्लीफाई हो जाए। पहले क्या होगा हमारा, इनहेल करेंगे, है कि नहीं। इनहेल के बाद कहां पे जाएगा हमारा गैस, एयर कहां पे जाएगा, पहले नोस्ट्रिल, इनहेल के बाद आएगा नोस्ट्रिल में, ओके, नोस्ट्रिल के बाद नेसल पैसेज, भूल गए क्या, होता है ना, ठीक है। नेसल पैसेज के बाद कहां पे आएगा, देन आएगा फेरिंग्स पे, उसके बाद देन ट्रैकिया, उसके बाद क्या है, डायग्राम देखो, ब्रोंकी, है कि नहीं, उसके बाद देन एल्वेली, ओके, और एल्वेली से फिर कहां पे जाएगा, ब्लड। क्लियर है, ये पूरा फ्लो है, ठीक है। तो यहां से तुम ऐसे लिख लो, ये एरो मार्क ऐसे दे दो, यहां से साइड में मत दो, ऐसे दो, और यहां से ऐसे, उसके बाद ब्लड से फिर एल्वेली, एल्वेली से ब्रोंकियल्स, ब्रोंकियल से ब्रोंकी, ब्रोंकी से ट्रैकिया, ट्रैकिया से लेरिंग्स, लेरिंग से फेरिंग्स, फेरिंग से नेसल पैसेज, नेसल पैसेज से नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से एक्सेल, ओके। यहाँ पे इस साइड में O2 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 O2,
O2 O2 O2, ये हो गया CO2 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 एंड CO2। ओके, खत्म। इसमें तुम्हारा रेस्पिरेशन। हम्म, ये फ्लो पता हो गया तो बस तुम्हें डायग्राम याद करना है। ओके, क्लियर है? हीमोग्लोबिन सुने हो? हीमोग्लोबिन सुने हो ना? अभी उसको देखेंगे। हो गया? फ्लो ड्रॉ हो गया ना? करो, ये मैं डायग्राम इरेज कर देता हूं। ओके, सॉरी, हीमोग्लोबिन ने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 एंड O2। यही तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है ना। हम्म, CO2 गैस एंड O2 गैस। देखो, CO2 क्या होता है, हमारा ब्लड में डिजोल्व, डिजोल्व मतलब समझ रहे हो ना, मिलके डिजोल्व होके इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ठीक है ना? ये जो CO2 है ये ब्लड में इजीली डिजोल्व होके ट्रांसपोर्ट हो सकता है, लेकिन O2 क्या होता है, थोड़ा मतलब वाटर सोल्यूबल नहीं है। हमारा जो ऑक्सीजन है वो क्या होता है, ब्लड के साथ मिल नहीं पाता अच्छे से, तो वो ट्रांसपोर्ट फिर होगा कैसे? ठीक है ना, वो धीरे धीरे करके मिलता है। तो अगर सिर्फ जैसे हमारा CO2 सिर्फ ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, अगर O2 भी ऐसा होता तो हमें ना ये O2 हमारे बॉडी को पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता, जिसके वजह से एक क्या ब्लड का पिगमेंट होता है जो बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है ना? उसके वजह से क्या होगा, हीमोग्लोबिन का शेप होता है ऐसे, ऐसे ओवल शेप होगा या फिर थोड़ा बहुत सर्कुलर होता है, एंड बीच में से ऐसे दबा हुआ रहेगा। ओके, जैसे कि हमारा कौन सा लेंस था जिसमें बाहर साइड होता है, मतलब अंदर साइड दबा हुआ रहता है? लेंस लेंस लेंस। हम्म, अरे लेंस बताओ। ये कौन सा लेंस है? हम्म, भूल गए? कॉनकेव की कॉन्वेक्स, अच्छे से बताओ। कॉनकेव है, कॉन्वेक्स नहीं है? हैं? कैसे पता चला? कॉनकेव की कॉन्वेक्स। हम्म, कहां से लाइट हमारा आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड से जाता है ना, तो ये शेप कैसा है, सी है कि उल्टा सी, मतलब डबल सी आएगा ना, कॉनकेव। समझ में आया ना, बताया था ना क्लास में, है कि नहीं? चलो, तो ये शेप क्या है, ये दो बीच में से क्या है, दबा हुआ है ना, बीच में तो उसका थिकनेस कम है विद रिस्पेक्ट टू बाउंड्री। तो इस ये हीमोग्लोबिन भी वही रहता है, इसके बीच में क्या हुआ है, ऐसे थिन रहता है। समझ में आया कि नहीं? ये बीच में क्या होगा,
थिन हो जाएगा और सराउंडिंग में थोड़ा थिक रहता है। ओके, चलो तो इसको मैं इरेज करता हूँ, ये ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं। ये क्या होता है, डिजोल्व फॉर्मेट में होता है ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या होता है, डिजोल्व नहीं हो पाता है, तो क्या करेगा वो, हीमोग्लोबिन के साथ चिपक जाएगा। वो क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन क्या होता है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल सुने हो, उसमें होता है। तो आरबीसी क्या होता है, थ्रू आउट द ब्लड सर्कुलेट होता हुआ रहता है कि नहीं। तो अगर आरबीसी गया तो क्या हो गया, O2 भी उसके साथ साथ चला जाएगा। समझ में आया ना, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, जहां पे यूज होना होगा वो फिर उसको, यहाँ पे बाइंड हुआ है, उसके बाद उसको छोड़ के यूज हो जाएगा O2 एंड एनर्जी हमें मिल जाएगा। समझ में आया। फिर वो आरबीसी क्या हो जाएगा, घूम के आएगा और एल्वेोली से फिर O2 को लेके जाएगा, फिर वो कहीं पे डोनेट करके फिर आ जाएगा। तो हमारा पिगमेंट किसके थ्रू हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, हीमोग्लोबिन, याद रखना, ठीक है ना। क्योंकि HO2 क्या होता है, डिजोल्व नहीं हो पाता है। कैंट इजीली डिजोल्व, ओके, दैट्स व्हाई वी नीड द हीमोग्लोबिन। इसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं, याद रखना नाम। इसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, याद रखना। इसको क्या बोलते हैं हम, रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं। ओके, क्लियर है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन कैसे होता है, हीमोग्लोबिन के थ्रू। ओके, क्यों, क्योंकि O2 हमारा ब्लड में डिजोल्व, इजीली डिजोल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। विदाउट हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, एनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे बॉडी में नहीं बन पाएगा फिर। तो इसके वजह से हमारे बॉडी में क्या बना, हीमोग्लोबिन है हमारे पास। समझ में आया। ये हमारे बॉडी का मैकेनिज्म देख रहे हो, जहां पे जैसे जरूरत है उसी तरीके से बना हुआ है ऑलरेडी, है कि नहीं। चलो अभी हेडिंग दो, डायफ्रागम। डायफ्रागम हेडिंग दो, DIA PH PH, P for parrot, H for horse, RAGM, डायफ्रागम। ओके, डायफ्रागम होता क्या है, हमारे जो रिब्स के नीचे है, ये जो एक पीस लगता है ना यहाँ पे, ये है हमारा डायफ्रागम, ठीक है। उसका प्लेस लिख लो एक बार फर्स्ट पॉइंट में, थिन स्केलेटल मसल, थिन स्केलेटल मसल that thin skeletal muscle that sits SITS at the base of the chest, at the base of the chest, क्लियर। और इसका शेप नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, डोम शेप, DOME, डोम शेप। इसका शेप हो जाएगा डोम शेप। नेक्स्ट दो कॉलम बनाओ, इनहेल एंड एक्सेल, मतलब इनहेल करते टाइम हमारा डायफ्रागम कैसा होता है और एक्सेल करते टाइम हमारा डायफ्रागम कैसा होता है, अभी लिखेंगे। ओके, लिखो द मसल्स ऑफ द डायफ्रागम। इनहेल में लिखो पहले, मसल्स ऑफ द डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट, मसल्स ऑफ डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हम इनहेल करेंगे ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और उसमें क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। लिखो रिलैक्स, लिख लो, एक्सेल में रिलैक्स करके लिख लो। देन इनहेल में लिखो सेकंड पॉइंट, गोज डाउनवर्ड एंड बिकम फ्लैट। डायफ्रागम क्या होगा, नीचे की तरफ पुश हो जाएगा एंड फ्लैट शेप हो जाएगा। गोज डाउनवर्ड एंड फ्लैट, goes downward and become flat। ओके, उसी तरीके से एक्सेल में क्या हो जाएगा, goes upward and
become dome shape, goes upward and become dome shape. Clear? Third point, the ribs move upward, the ribs move upward and outward. रिप्स, रिप्स मतलब जो लंग्स को प्रोटेक्टेड हमारा बोन्स है कि नहीं, वो हमारा रिप्स होता है, याद रखना। बोन्स को प्रोटेक्टेड जो, सॉरी लंग्स को जो प्रोटेक्ट कर रहा है वो हमारा रिप्स है, ठीक है। एंड एक्सेल में लिखो मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, रिप्स मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। ओके, इनहेल में चेस्ट का वॉल्यूम इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इनहेल करते टाइम इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम ले रहे हैं ना, तो ये क्या एक्सपांड हो जाएगा हमारा चेस्ट, तो इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज वॉल्यूम लिखो इनहेल में। इनहेल को इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन बोलते हैं, या पता है कि नहीं? वो भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सेल में लिखो डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा चेस्ट का। क्लियर है? और एक पॉइंट इंक्लूड कर लेना, एयर एंटर्स टू द लंग, एयर एंटर्स टू द लंग्स थ्रू द नोच, एयर एंटर्स टू द लंग्स थ्रू द नोच। एंड एयर एक्सेल में क्या हो जाएगा? एयर एंटर्स टू द नोच, sorry, enters to the lungs through the nose, and exhale में air goes out of the lungs through nose. ओके, टोटल कितना पॉइंट हो गया? 5 पॉइंट हो गया, ठीक है। और एक हेडिंग दो रेसिडुअल वॉल्यूम करके, रेसिडुअल वॉल्यूम करके। अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स, रेसिडुअल वॉल्यूम, RESIDUAL, ओके। अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन ए पर्सन्स लंग्स, अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन ए पर्सन्स लंग्स even after maximum exhalation, the amount of air remains in a person's lungs even after excessive या फिर maximum exhalation, मतलब तुम्हें पूरा अगर लंग्स का हवा छोड़ने के बाद भी जो थोड़ा बहुत एयर रह रहा है लंग्स में, उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। समझ में आया? पूरा खाली नहीं हो सकता हमारा कभी भी लंग्स, हम फोर्सिबली या फिर तुम अगर मैक्सिमम जितना भी तुम एक्सेल कर लो, फिर भी तुम्हारे लंग्स में थोड़ा बहुत पानी रहेगा, सॉरी एयर रहेगा, पानी बोल दिया मैंने, एयर रहेगा, ठीक है ना। और ये रेसिडुअल वॉल्यूम का अमाउंट होता है 1000 ml टू 1100 ml, 1000 टू 1100 ml। लिख लो, 11,000 मत लिखना, 11 के साथ 00। अभी प्लांट में चलेंगे। प्लांट में क्या होता है, डे और नाइट में अलग अलग होते हैं, देखेंगे उसको। प्लांट में जो डिजर्ट प्लांट में फोटोसिंथेसिस याद है? डिजर्ट प्लांट में फोटोसिंथेसिस याद है? एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहा था, क्या था उसका नाम? डिजर्ट प्लांट में फोटोसिंथेसिस में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहा था, क्या था उसका नाम? एम से था, कुछ एसिड था, हाँ मैलिक एसिड, ध्यान रखना। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलके क्या बनाता था हमारे पास? मैलिक एसिड बना के रख देता था। उसके बाद सनलाइट जब मैलिक एसिड में पड़ता था, फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जा रहा था, है कि नहीं? चलो, तो यहां पे क्या है, ऑक्सीजन मतलब
हमारा जो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बताओ, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में किसका यूज होता है एंड किसका रिमूवल होता है, मुझे बताओ। हाँ, O2 का रिमूवल होगा, इतना याद है। O2 के साथ साथ ग्लूकोज भी निकलता था, H2O निकल रहा था, हम जो बैलेंस कर रहे थे 12-6-6 करके, है ना। तो फोटोसिंथेसिस में हमारा निकल रहा था क्या, O2 निकल रहा था एंड CO2 हम तो नहीं, प्लांट यूज कर रहा था, है कि नहीं। तो पहले वो बेसिक आइडिया हमें चाहिए। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा था, हम अगर ये एक लीप मान लेते हैं, तो ये क्या कर रहा था, CO2 का यूज कर रहा था एंड O2 का रिमूव कर रहा था, मतलब निकाल रहा था फाइनल प्रोडक्ट में, है कि नहीं। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, O2 का यूज एंड CO2 का रिमूव होता है कि नहीं। ठीक है, लेकिन हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन डे एंड नाइट सेम होता है, लेकिन प्लांट के केस में थोड़ा अलग होगा। कैसे? नाइट में क्या होगा, सनलाइट होता है क्या नाइट के टाइम में? नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा यहां पे, सिर्फ क्या होगा, CO2 का, सॉरी, O2 का यूज होगा एंड CO2 निकलेगा रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में यही होता है ना, CO2 निकलता है ना प्रोडक्ट में हमारा, कि भूल गए? O2 यूज होता है ना और CO2 निकलता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस अलग चीज है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। फोटोसिंथेसिस में हमारा ग्लूकोज बनता है, इसमें हमारा एनर्जी बनता है। यहां से ग्लूकोज बन गया, अभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और फिर एनर्जी हमें बनेगा, है कि नहीं, ठीक है ना। लेकिन डे टाइम में हमारा सनलाइट होता है कि नहीं। तो अभी क्या हो जाएगा हमारे पास, डे के टाइम में अगर हम देखेंगे, यहां पे O2 का यूज करेगा, जो CO2 निकलेगा अभी क्या हो जाएगा, ये फिर ना फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये है ना, इसीलिए मैं पहले तुम्हें रिकॉल करवाया। ये CO2 यूज हो रहा है ना, अगर खुद ही से निकल रहा है, खुद ही के पास अगर CO2 है, बाहर से क्यों लेना है कि नहीं। इसी वजह से बोलते हैं रात के टाइम पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, तो नहीं कर रहा है, इट मीन CO2 बाहर निकालेगा, लेकिन CO2 हमारे लिए दिक्कत देता है, हमें तो CO2 नहीं चाहिए ना। इसीलिए रात के टाइम पेड़ के पास अगर कहीं पर रेस्ट ले, अभी तो घर हर जगह है, लेकिन पहले के टाइम क्या बोलते थे, अगर पेड़ के नीचे सोना है रात के टाइम तो मना करते हैं, क्योंकि ड्यू टू दिस रीजन, उसमें क्या होगा, CO2 निकलेगा जो कि हमें प्रॉब्लम होगा। समझ में आया? लेकिन डे टाइम में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, O2 तो जा रहा है, लेकिन रेस्पिरेशन में यूज होके CO2 में प्रोडक्ट में निकल रहा है हमारा। और अगेन फोटोसिंथेसिस में CO2 यूज करके क्या क्या निकल रहा था, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एंड H2O। इट मींस फिर क्या हुआ, यहां से ऑक्सीजन निकला। तो इसी वजह से डे के टाइम में ऑक्सीजन हमें मिलता है पेड़ से। समझ में आया? क्लियर है? तो ये जो दो पार्ट है, ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन, और ये जो दो पार्ट है ये हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस। क्लियर कर देखो अभी। तो डे के टाइम में CO2 निकलता नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत, लेकिन ऑक्सीजन निकलेगा। इसी वजह से पेड़ लगाने पे ऑक्सीजन निकलता है बोलते हैं। वो निकालता है क्योंकि वो उसका उल्टा काम नहीं होता है, वो भी रेस्पिरेशन ऑक्सीजन को यूज करता है। अगर ये इनर पार्ट तुम्हें अगर आइडिया नहीं होगा, कोई अगर तुम्हें बोलेगा कि पेड़ ऑक्सीजन निकालता है, इट मींस जो नहीं समझेगा ये इनर पार्ट को, क्या समझेगा वो, CO2 यूज करता है ना ऑक्सीजन निकालता है। हमारा उल्टा, हम ऑक्सीजन यूज करते हैं, CO2 यूज करते हैं, सॉरी CO2 निकालते हैं। लेकिन अभी हमने पढ़ा, डिटेल्स में पढ़ा, तभी पता चल रहा है कि नहीं, ये भी वही काम कर रहा है, लेकिन इसका CO2 यूज हो जा रहा है और प्रोडक्ट में हमारा O2 निकल रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन देता है हमारा प्लांट। समझ में?
लेकिन ये अगर ये बात जिसको पता नहीं होगा वो क्या बोलेगा, नहीं वो CO2 को यूज करता है ना O2 निकालता है। जिसको पता नहीं होगा उसको पूछने से यही बोलेंगे, CO2 को यूज करता है, O2 निकालता है। इसी वजह से प्लांट लगाते हैं कि ऑक्सीजन मिलेगा, लेकिन उसका काम क्या है, CO2 को यूज करता है, लेकिन पूरा प्रोसेस भी तो जानना है हमें। रेस्पिरेशन में क्या होगा, O2 को यूज करके CO2 निकालेगा। फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, वही CO2 को यूज करके O2 निकालेगा। क्लियर कट है अभी डे और नाइट का काम, इसीलिए फोटोसिंथेसिस तुम्हें पहले रिकॉल करवाया। चलो ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, दिक्कत क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ पे लिख लो नो O2 रिलीज। क्लियर है, ये भी लिख लो, ये दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन हो रहा है नाइट के टाइम में, लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। ओके क्लियर। अभी जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं लाइक फिश, फिश कैसे रेस्पिरेशन करता है, गिल्स के थ्रू, लेकिन किससे पानी लेता है, मतलब सॉरी किससे ऑक्सीजन लेता है। हम कहां से ऑक्सीजन ले रहे हैं, एयर से, लेकिन वो कहां से लेगा, वाटर में जो ऑक्सीजन रहता है। लेकिन हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा कि वह ऑक्सीजन क्या होता है, डिजोल्व नहीं होता है अच्छे से, है कि नहीं। तो वाटर से जो गिल के थ्रू वो रेस्पिरेशन कर रहा है, उसी वाटर में भी क्या होता है ना, ऑक्सीजन उतना डिजोल्व नहीं रहता है। समझ में आया। तो इसी वजह से क्या होता है, अगर डिजोल्व नहीं हो पाए तो उसको ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर लेना पड़ेगा। हम जितना एक इनहेल में ले रहे हैं, हो सकता है फिश को 5 बार पानी लेना पड़े, क्योंकि एयर में क्या है, ऑक्सीजन डिजोल्व हो जा रहा है अच्छे से। तो जितना भी एयर लो उसमें एनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास है। लेकिन वाटर में क्या होता है, हमारा O2 जो है वो डिजोल्व नहीं हो पाता है। तो तुम्हें क्या ज्यादा टाइम लेना पड़ेगा फिश को पानी, उसके बाद क्या एनफ अमाउंट ऑफ उसके पास ऑक्सीजन हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं, अगर तुम्हारे पास एक प्लेट है, ठीक है ना, एक प्लेट में कुछ चॉकलेट रखा हुआ है, छोटा छोटा, एकदम छोटा छोटा, ठीक है ना, और उसके साथ कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्लेट में चॉकलेट है। ओके, चीजों को समझो। और तुम्हारा आईज क्लोज करके उसको ऐसे एक एक मुट्ठी लेना है, तो सारा चॉकलेट ही आएगा कि नहीं आएगा। अरे कुछ भी नहीं है ना प्लेट में, सिर्फ चॉकलेट ही है, तो आंख बन के कुछ भी लो तो चॉकलेट ही तो आएगा तुम्हारे हाथ में, है कि नहीं। लेकिन अभी अगर एक दूसरे प्लेट में चॉकलेट के साथ साथ कुछ सैंड भी है, बाली है, ठीक है ना, रेत है, तो अगर अभी कोई अगर ऐसे आंख बंद करके ले तो सिर्फ चॉकलेट आएगा क्या, दोनों आएगा। तो ये दोनों वाला केस है फिश का। तो अगर हम एक मुट्ठी लेने पे जितना चॉकलेट आएगा, हो सकता है उसको 2 बार लेना पड़े उतना चॉकलेट के लिए। समझ में आया। और चॉकलेट क्या है, ऑक्सीजन है। समझे कि नहीं अभी। तो हमारे पास क्या है, एक प्लेट में सिर्फ चॉकलेट है, लाइक एयर में सिर्फ वाटर, मतलब सॉरी एयर में डिजोल्व ऑक्सीजन है। तो हमारे पास क्या है, इजीली हम
ब्रीथ कर पा रहे हैं, उतना तेज हम ब्रीदिंग नहीं करते हैं, नॉर्मल करते हैं। हाँ, कोई फिजिकल एक्सरसाइज हो गया तो वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिश के केस में क्या है, चॉकलेट के साथ साथ कुछ रेत मिला हुआ है, तो उसको क्या 2 बार लेना पड़ेगा। चॉकलेट 5 चॉकलेट खाने के लिए हो सकता है 2 बार उसको खाना पड़ेगा, है कि नहीं। उसी तरीके से वाटर में ऑक्सीजन अच्छे से डिजोल्व नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या करेगा, 5 ऑक्सीजन के लिए वो हो सकता है 3 बार लेना पड़े पानी। समझ में आया, जिसके वजह से उसको वही अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा, तो क्या हो जाएगा, फिर ज्यादा बार वो ब्रीदिंग करेगा। तो इसके वजह से हमारे रेस्पेक्ट में टेरेस्ट्रियल एनिमल के टेरेस्ट्रियल मतलब क्या है, टेरेस्ट्रियल एनिमल कौन है, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक एंड एम्फीबियन, 3 तरीके का होते हैं, और भी है लेकिन अभी के लिए बेसिकली 3 तरीके का होते हैं। क्या क्या, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक एंड एम्फीबियन। टेरेस्ट्रियल मतलब हम, जैसे कि हम एयर के ऊपर डिपेंड है रेस्पिरेशन के लिए। एक्वाटिक मतलब समझ में आ रहा है, पानी, है ना, जो वाटर में रहते हैं। और एम्फीबियन मतलब जो दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं, लाइक टोर्टोइज हो गया, या फिर टेडपोल हो गया, फ्रॉक, वो लोग क्या करते हैं, स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन करता है क्या टेडपोल, है कि नहीं। तो वो दोनों की तरफ हो गए, ओके। तो 3 तरीके का क्या क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक एंड एम्फीबियन। तो अभी हम एम्फीबियन का बात नहीं कर रहे, टेरेस्ट्रियल का बात। टेरेस्ट्रियल मतलब हम, एक्वाटिक मतलब फिश। तो टेरेस्ट्रियल के रेस्पेक्ट में एक्वाटिक एनिमल का ब्रीदिंग रेट क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन क्या होता है, डिसॉल्व नहीं हो पाता है, तो उसको ज्यादा बार ब्रीथ करना पड़ेगा। उसका ब्रीदिंग मतलब पानी को पीना निकालना। समझ में आया, क्लियर है। चलो एक पॉइंट लिख लो, हेडिंग दो, ब्रीदिंग ऑफ फिश करके, ब्रीदिंग ऑफ फिश, FISH। उसमें लिखो, rate of breathing is faster, rate of breathing is faster as compared to terrestrial animal. Rate of breathing is faster as compared to terrestrial animal. TERRES, उसके बाद ट्रायल लिख दो, TRIAL, ठीक है ना। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स as they use oxygen dissolved in water, as they used oxygen dissolved in water, which is less as compared to CO2, which is less as compared to CO2 present in atmosphere. Okay. अर्थवर्म किसके थ्रू रेस्पिरेशन करता है, बताओ, एनी आइडिया। अर्थवर्म पता है ना, किसके थ्रू, स्किन के थ्रू करता है। उसका कुछ ऐसे नोस्ट्रिल वगैरह कुछ नहीं होता है, वो किसके थ्रू, डायरेक्ट स्किन के थ्रू करता है, याद रखना, ओके। और प्लांट, स्ट्रोमाटा, याद रखना, पढ़े थे ना, गार्ड सेल, स्ट्रोमाटा, गार्ड सेल ओपन और क्लोज किसके वजह से होता है, किसके मूवमेंट, वाटर मूवमेंट। वाटर अंदर आने को क्या बोलते हैं, एंडोस्मोसिस, बाहर जाने को एक्सोस्मोसिस, याद रखना, ठीक है ना। फ्रॉग भी क्या करता है, स्किन एंड लंग्स के थ्रू करता है, याद रखना, ठीक है। तो वहां रेस्पिरेशन खत्म हुआ, एक बार ओवरलुक कर लो बस रेस्पिरेशन को, फिर हम थोड़ा बहुत बेसिक हम हार्ट के बारे में पढ़ लेंगे। एक बार ओवरलुक कर लो। और 2 प्रोसेस बचा तुम्हारा लाइफ प्रोसेस, क्या क्या, ट्रांसपोर्टेशन,
एक्सक्रिएशन। छोटा छोटा है ये, ज्यादा लंबा नहीं है। ज्यादा लंबा था न्यूट्रिशन। ये 11th 12th में एक एक चैप्टर पढ़ोगे फिर, ये एक चैप्टर में इंक्लूड है। 11th 12th में अगर साइंस लोगे तो पूरा एक एक चैप्टर पढ़ोगे फिर इसको। रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, सर्कुलेटरी प्रोसेस, सॉरी सर्कुलेटरी सिस्टम, ओवरलुक करो। कोई दिक्कत है तो बताओ, मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या बताओ। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो हेडिंग दो, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब टॉप में, मिडिल में। ठीक है, ये सब हेडिंग नहीं है, पूरा हेडिंग दो, मतलब पूरा सब टॉपिक का ऊपर दो, पूरा चैप्टर जैसे नया लिखते हैं, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम लिखो। इसका 3 पार्ट हमें जानना पड़ेगा। फर्स्ट हो गया ब्लड, देन हो गया हमारा ब्लड वेसल्स, एंड और एक हो गया हमारा हार्ट। इसका 3 पार्ट है। ऐसे डायग्राम करो। ओके, करो डायग्राम, डायग्राम करो। ठीक है, ब्लड क्या है एक बताओ। सेल एंड टिश्यू में पढ़े होंगे, ब्लड कैसा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो कि ट्रांसपोर्टेशन करता है। ब्लड वेसल क्या है? ब्लड वेसल ट्यूब्स which flows blood। एंड हार्ट क्या है हमारा? पंपिंग ऑर्गन। हार्ट क्या है हमारा? पंपिंग ऑर्गन है। ओके, ठीक है। चलो, तो अभी हेडिंग दो हार्ट। आवर पंप, आवर पंप लिख के साइड में द हार्ट लिखो। हमारे बॉडी का पंप है आवर पंप, OUR PUMP हाइफन द हार्ट।
हाइफन लिखना नहीं है, सिंबल देना है उसको, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखो, हार्ट किससे बना है? हार्ट क्या है? बोन है क्या? बोन है क्या? हार्ट बोन नहीं हो सकता ना। ये क्या है? इसको बोलते हैं कार्डियक मसल्स। ओके, फर्स्ट पॉइंट में लिखो कार्डियक मसल्स। और ये कार्डियक मसल्स को और एक नाम भी बोलते हैं इनवॉल्यूंटरी मसल्स। इसका मीनिंग इनवॉल्यूंटरी मतलब जो वॉलंटियर नहीं है, जो खुद के हिसाब से नहीं होगा, मतलब हमारे हिसाब से नहीं होगा, वो अपने आप होता रहता है, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? इनवॉल्यूंटरी। क्लियर? इनवॉल्यूंटरी मसल्स भी बोलते हैं। और एच, बिग एच, फिस्ट एंड लोकेटेड एट द चेस्ट। साइड में लिख दो टिल्टेड टूवर्ड लेफ्ट लंग्स। ओके, क्लियर है? कार्डियक मसल है और एच, बिग एच, फिस्ट, हमारा जो फिस्ट होता है उसके साइज का ही होता है, ठीक है, अपने हाथ का जो फिस्ट है। और लोकेटेड एट द चेस्ट, चेस्ट में है। किसके साइड है? लेफ्ट, हमारे जो लंग्स है उसके साइड थोड़ा टिल्टेड है, सेंटर में तो नहीं है ना। लेफ्ट साइड होता है ना हमारा हार्ट, है कि नहीं? कि भूल गए? चेक करना खोल के, ठीक है ना। एक ब्लेड लेना, ऐसे काट के चेक करना। चलो, टिल्टेड टुवर्ड लंग्स होता है, ये हो गया हमारा हार्ट। ओके, ये लिख लिया ना? पूरा पूरा लिख लिया। तो हमारे हार्ट का काम क्या है? समझ में आया कि नहीं मुझे बताओ। हार्ट का काम क्या है? पंप। पंप मतलब क्या है? अगर हार्ट नहीं होता तो क्या होता? हम्म, अगर हार्ट नहीं होता तो क्या होता? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब ठीक है, ऐसा तो है, लेकिन उसका काम क्या है? ऐसा क्या कर रहा है वो? ब्लड को प्रेशर देके फ्लो करवा रहा है। समझ में आया? ब्लड को प्रेशर देके फ्लो करवा रहा है, जिसकी वजह से हम अगर कोई फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो क्या हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए? एनर्जी चाहिए तो किसके थ्रू एनर्जी बनेगा? O2 के थ्रू। और O2 ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू, मतलब हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है, लेकिन अल्टीमेटली तो ब्लड के थ्रू। और ब्लड किसके वजह से ट्रांसपोर्ट हो पाता है? हार्ट की वजह से। तो अल्टीमेटली हार्ट को ज्यादा स्पीड पंप होना रहता है। इसी वजह से कोई फिजिकल एक्सरसाइज करने पे हमें हमारा पंपिंग स्पीड हो जाता है। समझ में आया? चलो, तो इसका डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो क्या? बताओ। चलो, मैं रॉफ डायग्राम में ड्रॉ करने का कोशिश करता हूं, थोड़ा उटपटंग सा हो जाए तो बुक से प्रीफर कर लेना। ओके, ये नीचे वाला पार्ट हो जाएगा, और ये वाला हो गया ऊपर वाला। ओके, ये चार टोटल हमारे पास 4 चैम्बर रहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये हो गया। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम? ऊपर वाले को क्या बोलते हैं बताओ? कभी नहीं सुने हो पहले? ऊपर वाले को बोलते हैं एट्रियम। ऊपर वाले को याद रखना। ये हो गया हमारा लेफ्ट की राइट। डायग्राम देखो पहले, उसके बाद ड्रॉ करना। ये लेफ्ट होगा कि राइट होगा? हम्म, खुद से देखना है। मतलब खुद का कौन से साइड में है? ये राइट साइड में है ना, मतलब मेरा, ये मेरा हार्ट है, सोच लो, मैं निकाल के यहाँ पे रखा है मैंने, तो ये मेरा कौन सा साइड होगा? राइट साइड होगा ना। तो ऐसे तुम्हें देखना है, ठीक है ना। ये मतलब ये सामने वाले का देखना ही है, सामने वाले का हार्ट क्या हो रहा है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, खुद का देखना है हमें।
इसी वजह से खुद के हिसाब से देखना है। तो ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। ओके, तो ऊपर वाले को बोलते हैं हम क्या, अभी बताया, एट्रियम। ओके, और नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है ना, लिखो। इतना पहले ड्रॉ करो, क्योंकि धीरे धीरे करके ड्रॉ करने से तुम्हारा प्रोसेस पूरा पता चल जाएगा कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है ना, ड्रॉ करो, इतना पहले ड्रॉ करो। पहले ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम नेमिंग करेंगे। इतना ड्रॉ करो पहले। करो करो, तुम्हारा भी देखे ही करूंगा मैं भी, देख के करो, देखते हैं कैसे ड्रॉ करते हो। जिसका अच्छा होगा वो यहां से कूदेगा। चलो ड्रॉ करो, अच्छे से ड्रॉ करो। रफली अभी ड्रॉ कर लो, घर जाके अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना, एक मुंह से काट रहे हो क्या, बंद करके काट, ड्रॉ करो। ठीक है, रॉ डायग्राम ड्रॉ किया है तुमने, अच्छे से, तुम्हें अच्छे से करना है। ओके, यहाँ पे भाल्व होता है, ये ऐसे, ये ऐसे, और यहाँ पे भी ऐसे और ऐसे। ठीक है, ओके। ये वाला पार्ट ना, ये जो पाइप है, ये अंदर आके यहाँ पे मिलेगा, ये ऐसे आके यहाँ पे मिल रहा है। एरो मार्क देंगे हम, उसके बाद तुम्हारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा थोड़ा। ओके, ये ऊपर से आ रहा है, इसका एरो मार्क देंगे हम, यहाँ पे पिक्चर क्लियर हो जाएगा थोड़ा। यहाँ पे ऐसे अंदर की तरफ दो निकलो। इसका काम क्या है हम बताएंगे मैं, इसका काम क्या है मैं बताऊंगा, अभी ड्रॉ कर लो पहले। ओके, ड्रॉ हुआ मोटा मोटा। अभी ये जो दो पार्ट है,
ठीक है, इसके थ्रू हमारा ब्लड आएगा। ठीक है, जैसे जैसे एरो मार्क दे रहा हूं वैसे वैसे देते जाओ। ठीक है, अभी दिमाग मत लगाओ, मैं जो बोल रहा हूँ सुनते हुए एरो मार्क दो, फिर हम समझेंगे। ये आया यहाँ पे ब्लड, यहां से जाएगा ऐसे, ओके, यहां से फिर घूम के ये पार्ट दे के देन फिर ऐसे जाएगा। इतना क्लियर है क्या बताओ? यहां से आके ये जा रहा है, देखो ये जाके यहां पे पहुंचेगा एक साइड का। अभी राइट वाले पार्ट का हम देख रहे हैं। ओके, ठीक है। और उसी तरीके से लेफ्ट वाले में क्या आएगा, यहां से आएगा ब्लड और इसको इरेज करो, यहां से एंटर करेगा, यहां से ऐसे रोटेट होके ये पाइप पे डायरेक्ट ऐसे घुस के यहां पे निकलेगा। ओके, इसको तुम डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर सकते हो ताकि तुम्हारा क्लियर है। फिर दूसरे पेन अगर तुम्हारे पास है तो ड्रॉ कर लो उससे। सॉरी, ये नहीं, ये वाला। अभी पिक्चर क्लियर है? देखो डॉटेड लाइन हो गया। क्या कर रहा है, ये दोनों को मिलाना नहीं है, यहाँ पे निकल ला जाओगे, फिर टहल लोगे ऊपर, ये मिल गया तो अंदर। ठीक है, ये अलग अलग रहना जरूरी है, इसीलिए ये वाल है, ये वाल है और यहाँ पे वाल रहता है। क्लियर है? यहाँ पे जो हमारा सॉलिड लाइन है, ये वाला लाइन, ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और हमारी जो डॉटेड लाइन है, ये हमारा क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहाँ पे पंपिंग बस काम है, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये आता है अपर बॉडी से, ये आ गया लोअर बॉडी से। ओके, ये कहां से आएगा, देखो इधर। ठीक है, चलो नेमिंग कर लेते हैं हम पहले। इसको हम बोलते हैं वेना कावा। ये जो दोनों बड़ा बड़ा है, जिससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा ऊपर से आ रहा है, उसको बोलते हैं हम क्या, वेना कावा। VENACAVA। ओके, ये ऊपर भी वही सेम चीज है। हाँ, ठीक है, इसको मैं ऐसे मार्क करके मैं VC, वीडियो कॉल मत समझना, वेना कावा है। हो गया क्लियर? देन ये ऊपर वाले को हम बोलते हैं, ये जो है ये हो गया ओटा। ओके, और ये जो यहां से जो निकल रहा है, ये है हमारा पल्मोनारी आर्टरीज। और ये जो है दोनों पल्मोनारी वेन। सभी ट्यूब का नाम हो गया शायद? हाँ, ठीक है, सभी ट्यूब का नाम हो गया। तो अभी अगर यहाँ पे लंग्स को कनेक्ट कर लेंगे तो पूरा सिस्टम क्लियर। ये लिखे कि नहीं, सॉलिड लाइन मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डॉक्स, और डॉटेड लाइन मीन ऑक्स। ऑक्स मतलब वो एनिमल वाला ऑक्स मतलब समझना, ये ऑक्स मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है ना, बैल को ऑक्स बोलते हैं ना। ठीक है, चलो, तो अभी इसका काम कैसे है देखो। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है,
कौन से साइड में सिर्फ जा रहा है? राइट साइड में, और ये पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। हमेशा याद रखना, हमारे लेफ्ट हार्ट जिस तरफ है उस तरफ हार्ट का ऑक्सीजनेटेड ब्लड, याद रखना हार्ट किस तरफ है? लेफ्ट साइड में है, तो हार्ट का जो साइड है उसमें भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और दूसरे साइड में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, जिसका ऑक्सीजन यूज हो गया है। क्लियर है? अभी देखो सिंपल, सुनो पहले। हाँ, अभी ये एरो मार्क फॉलो करो। ये जो अपर बॉडी और लोअर बॉडी से क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे जा रहा है? ये ऊपर वाले चैम्बर में, इसको राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ये नाम हो गया 4 चैम्बर का। ओके, जैसे कि ए बी सी डी सेक्शन है तुम्हारे 10th क्लास में, उसी तरीके से। तो ये क्या हो गया, अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कहां पे? राइट एट्रियम में। अभी यहां से कहां जाएंगे? राइट वेंट्रिकल में। यहां से फिर कहां गया है? देखो पल्मोनरी आर्टरीज। और ये कहां से कहां पे कनेक्ट हुआ होगा? बताओ, थोड़ा लॉजिक लगाओ। ये जो पल्मोनरी आर्टरीज है, पहले अपर बॉडी लोअर, मतलब हमारी थ्रू आउट द बॉडी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब CO2 जो कैरी कर रहा है वो ब्लड अंदर घुसा रहा है राइट एट्रियम में, उसके बाद राइट वेंट्रिकल, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी देके बाहर जा रहा है। तो मुझे बताओ, ये जो बाहर जा रहे कहां पे कनेक्ट हुआ होगा? लंग्स में जाएगा। डायरेक्ट लंग्स नहीं है, लेकिन एल्वेली के पास से जाएगा ना, क्योंकि इसको फिर एल्वेली के थ्रू बाहर निकलना है कि नहीं? समझ रहे हो ना? ये बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन यूज हुआ, ब्लड आ गया अभी अंदर, यहां से बाहर निकला, कहां पे जाएगा? और CO2 को बाहर निकालना है। यहां पे तुम CO2 लिख सकते हो। CO2 को बाहर निकालना है किसके थ्रू? लंग्स के थ्रू। तो ये कहा जाएगा? लंग्स के पास कनेक्ट हुआ होगा। समझ में आया? काम खत्म। अभी दूसरे पार्ट का देखते हैं। ये जो पल्मोनरी वेन में अंदर जा रहा है ब्लड, ये कहां से जा रहा होगा? कहां से कनेक्ट हुआ होगा? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आता है? नहीं, ऑक्सीजनेटेड मतलब हार्ट से बाहर कहां से आता है? एल्वेोली के नीचे से आएगा ना, तारों के नीचे। एल्वेोली के नीचे में जो ब्लड वेसल्स रहेंगे उसके थ्रू तो आएगा ना। तो ये फिर क्या होगा? ये लंग्स के साथ कनेक्ट हुआ, क्योंकि यहां से O2 वाला गैस कनेक्ट हो रहा है। समझे? तो ये अंदर गया लेफ्ट एट्रियम, उससे लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसके बाद फिर इस तरफ से एओर्टा करके कहां पे जा रहा है? थ्रू आउट द बॉडी जाएगा। समझ में आया? क्या यहां पे हमारा किसी भी ब्लड का मिक्सिंग हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है ना? यहां पे हमारा ब्लड कितने बार अंदर जा रहा है? कितने बार बताओ? पहले ही ऑक्सीजन आया लंग्स से। देखो यहां पे मैं रफली, ये हो गया लंग्स। ओके, यहां पे लंग्स से कनेक्ट है। छोड़ो, ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं। देखो पुल्मोनरी वेन कहां से कनेक्ट है? लंग्स के थ्रू कनेक्ट है। ओके, तो लंग्स से आया पुल्मोनरी वेन, पुल्मोनरी वेन को दे के अंदर आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से अओर्टा देख के कहां पे जाएगा? कहां पे? ऑक्सीजन ब्लड कहां पे जाना चाहिए? अरे बॉडी में तो जाएगा ना एनर्जी बनाने के लिए। तो ये थ्रू आउट द बॉडी गया, बॉडी में यूज हुआ हमारा ब्लड। यूज होने के बाद कहां से आया है? वेना कावा देके अंदर घुसा, फिर डीऑक्सीजनेट होके राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में क्या? पल्मोनरी आर्टिकल देके बाहर जाएगा। ये फिर कहां पे कनेक्ट हुआ होगा? लंग्स में। यहां से ये एरो मार्क ऐसे मत दो, एरो मार्क ऐसे दो। अभी समझ में आया कि नहीं? मुझे बताओ। यहां से तुम ऐसा दे सकते हो, मतलब ये बॉडी से यूज होके फिर, मतलब डायरेक्ट ऐसा नहीं होगा, मैं समझने के लिए दे रहा हूं तुम्हें। ओटा में कहां पे जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड? थ्रू आउट द बॉडी जा रहा है, वहां पे यूज होगा रेस्पिरेशन के थ्रू, और फिर ये क्या होगा? वेना कावा देके अंदर जा रहा है। समझ में आया? ये फ्लो तुम्हें इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये पूछेंगे, क्या पूछेंगे? अच्छा बताओ, राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड था? ऑक्सीजनेट की डीऑक्सीजनेट? अच्छा बताओ, लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या था?
क्लियर है? ये तुम्हें अगर फ्लो तुम्हारा पता नहीं है तो ये एग्जाम में नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये रट्टा मारने से तुम्हारा कंफ्यूजन होगा ही होगा। समझ में आया? ठीक है, तो इसको ये फ्लो याद रखो, एरो मार्क को। तो मुझे बताओ, ब्लड क्या 2 बार नहीं जा रहे हैं अंदर? तो इसी वजह से हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, उसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि ब्लड क्या होता है, 2 बार अंदर जाके आता है, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आया? फ्लो समझ में आया? स्टार्टिंग कहां से करेंगे, और एक बार बता रहा हूं, लंग्स मतलब डायरेक्ट लंग्स से कनेक्ट होता है ऐसा मत समझो, एल्वेोली के नीचे से आएगा ये, जो डिफ्यूजन होकर ऑक्सीजन लेके आएगा। समझ में आ रहा है ना? मैं बस लंग्स लिखा हूं ताकि तुम्हें थीम को समझो। क्लियर है? चलो फिर और एक बार फ्लो को बनाते हैं। लंग से कहां पे जा रहा है, पल्मोनरी वेन पे। यहां पे हम O2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि लंग से तो O2 ही निकलेगा, मतलब O2 वाला ब्लड। ठीक है ना? पल्मोनरी वेन दे के कहां पे जा रहा है हमारा, बताओ? लेफ्ट एट्रियम में। देन कहां पे, वेंट्रिकल में। देन जा रहा है किसके थ्रू, ऑर्टा देके कहां पे जाएगा, थ्रू आउट द बॉडी। देन उसके बाद यूज होगा रेस्पिरेटरी में, आएगा किसके थ्रू, अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी में वेना कावा देके आएगा। इसको भी वेना कावा बोलते हैं, इसको भी वेना कावा बोलते हैं। ओके, इसके थ्रू आएगा कहां पे, ये कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड है। उसके बाद जाएगा राइट वेंट्रिकल में। उसके बाद कहा किसके थ्रू जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरीज पे। समझ में आया? और फिर जाएगा लंग्स पे, फिर लंग्स में CO2 दे देगा एल्वेओली को, और एल्वेओली से ऑक्सीजन लेके फिर आएगा। समझ में आया ना प्रोसेस? ठीक है, तो अगर हम लिखेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां कहां जा रहा है, बताओ? फर्स्ट वेना कावा देके आ रहा है, देन राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, देन जा रहा है पल्मोनरी आर्टरीज देके। क्लियर है? और हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू जा रहा है, पहले पल्मोनरी वेन देके आ रहा है, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, देन उसके बाद ऑर्टा देके। क्लियर है? तो ये ना, ये याद रखने के लिए मैं नहीं कहूंगा, ये मैंने लिख लिया ताकि तुम रिवीजन करते टाइम दिमाग में रहे। लेकिन हमारा मेन मोटिव क्या है, ब्लड का फ्लो। ये हमें अगर सीख नहीं पाए तो कोई फायदा नहीं है हमारा क्या सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ के। ये रट्टा मार के तुम मार्क ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या फायदा है इसका फिर, है कि नहीं? तो चीजों को समझो, अभी तुम्हारे पास टाइम है, अच्छे से समझने के लिए कोशिश करो। ओके, यहां पे तुम डीऑक्सीजेंट पे CO2 एंड ऑक्सीजेंट पे तुम O2 लिख लो, बस खत्म तुम्हारा सर्कुलेटरी सिस्टम। बस बचा थोड़ा बहुत थ्योरी लिखना, जो कि हम कल लिख लेंगे। ओके, अभी के लिए ये समझे कि नहीं, अच्छे से बताओ? क्लियर है? पिक्चर क्लियर पूरा है? कल थोड़ा ऑल डिटेल्स में साइड बाय साइड ड्रॉ करेंगे। ये डायग्राम थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करना, प्रैक्टिस करना है। अभी से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना, बाद में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है थोड़ा, बाकियों से हार्ड वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उल्टा सीधा कनेक्ट कर दिए तो वो इंसान मर जाएगा फिर, है ना? इस वजह से अच्छे से कनेक्शन देना है उसको। ओके, चलो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे और एक्सक्रिएशन पढ़ेंगे। ओके, सुनो, एग्जाम में जैसे समझ में आए वैसा करना है, ज्यादा मतलब अच्छा करने के चक्कर में टाइम लेना नहीं है कि नहीं? क्योंकि तुम्हारा टाइम भी इंपॉर्टेंट है ना। ये डायग्राम एक कर लिया लेकिन पता चला कि और 10 मार्क छूट गया है तुम्हारा, क्या फायदा फिर, है कि नहीं? ऐसा प्रैक्टिस करना है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी मतलब क्लियर पिक्चर बनाना है, जैसे कोई देखे तो उस मतलब समझ में आया कि हाँ ये एक इंसान का हार्ट है। ठीक है ना? वो ब्रेन का इमेज जैसा नहीं लगना चाहिए फिर बाद में। ओके, चलो।